हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल सिविल टेक वाई एन डी पर। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्ट्रक्चर एनालिसिस की जो क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट करी थी उसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 हम अपने चैनल सिविल टेक वाई ऑलरेडी पर अपलोड और सिविल टेक वाई एन डी पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा वो आप पार्ट 1 हमारे चैनल सिविल टेक वाई एन डी पर जाकर देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं, ये जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं बेसिकली, जो आने वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। बेसिकली जो सारे एग्जाम्स आपने देखे होंगे, किसी ने दिए होंगे, तो आप उनको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं हर किसी एग्ज़ाम में। जेई लेवल का एग्ज़ाम हो या ए लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का हो या आपका सेंट्रल लेवल का हो, उन सभी एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम बेसिकली डिज़ाइन करते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं या जिस तरीके के टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप बने रहिए हमारे साथ सिविल टेक वाई एन डी पर। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और वीडियोज़ को शेयर करें, जिससे हमें आप सभी का सपोर्ट मिल सके और हम इसी तरह से कंटिन्यूसली अपने चैनल सिविल टेक वाई एन डी पर वर्क करते रहें। सो लेट अस बिगिन। आज की क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। The first question of this series is the carryover factor in a prismatic member whose forend is hinge. Carryover factor basically होता क्या है? Carryover factor is a ratio of carryover moment upon applied moment. सपोज दैट किसी एंड पर, एक एंड पर, ये एंड है आपका, ये एक एंड आपका फिक्स है, एक आपका हिंज है, इस एंड पर आपने क्या किया, एम मोमेंट अप्लाई किया। तो जो फिक्स एंड होगा, अगर जो फॉर एंड अगर वो फिक्स्ड है तो उस पर जो कैरी ओवर मोमेंट की वैल्यू होगी वो अप्लाइड मोमेंट के 1/2 होती है, यानी अप्लाइड मोमेंट के हाफ होगी। अगर आपका जो फॉर एंड है, अगर फॉर एंड आपका हिंज है, ये आपका हिंज है, तो जो कैरी ओवर मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 होगी। तो कैरी ओवर मोमेंट की जब वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी तो कैरी ओवर फैक्टर भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ प्रिज्मेटिक बीम थ्रू आउट यूनिट एंगल विदाउट ट्रांसलेशन व्हेन फॉर एंड इज हिंज। यानी कि इसको हम स्टिफनेस बोलते हैं। स्टिफनेस बेसिकली होती क्या है, स्टिफनेस ऑफ द मेंबर। स्टिफनेस ऑफ द मेंबर बेसिकली होती क्या है, अगर किसी एंड को रोटेट कराने के लिए, यानी यूनिट एंगल से, सपोज दैट हमें इसको यूनिट एंगल से हमें रोटेट कराना है, तो उस यूनिट एंगल से रोटेट कराने के लिए हमें जितने मोमेंट की आवश्यकता होती है, यानी मोमेंट जितना रिक्वायर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिफनेस ऑफ मेंबर बोलते हैं। अगर आपका फॉर एंड आपका हिंज है तो स्टिफनेस की जो वैल्यू होती है वो आपकी 4 हो जाती है। अगर आपका फॉर एंड जो हिंज है, अगर फॉर एंड आपका हिंज है तो स्टिफनेस की जो वैल्यू है वो आपकी 3EI/L होती है। तो यहाँ पे फॉर एंड फिक्स्ड है तो स्टिफनेस यहाँ की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 4EI/L। और यही स्टिफनेस क्या होता है, रिक्वायर्ड मोमेंट होता है रोटेट द नियर एंड ऑफ प्रिज्मेटिक बीम थ्रू यूनिट एंगल। सो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, द मटेरियल डज नॉट ओबे ओक्स लॉ। ऑप्शन बी है आपका, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। या ऑप्शन सी आपका, द स्ट्रक्चर इज बीइंग एनालाइज्ड फॉर द इफेक्ट ऑफ सपोर्ट सेटलमेंट। या ऑप्शन डी है आपका, ऑल द अबव। बेसिकली सुपरपोजिशन होता क्या है, अगर किसी पॉइंट पे, किसी कॉन्करेंट पॉइंट पे कई सारे आपके लोड लग रहे हों, तो उन लोडों का रिजल्टेंट आपका क्या होता है, रिजल्टेंट जो होता है आपका उस पॉइंट के अबाउट उन लोड्स का या उस फोर्स का मोमेंट होता है, उन सभी का एडिशन होता है। तो और सुपरपोजिशन थ्योरी आपकी कब एप्लीकेबल होती है, जब वो जो मटेरियल है, जिस मटेरियल पे आप सुपरपोजिशन लगा रहे हो वो मटेरियल क्या हो, हुक्स लॉ को अप्लाई होना चाहिए उस मटेरियल पे, यानी हुक्स लॉ को वो क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। द मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, उस पर क्या होगा, आपका सुपरपोजिशन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपका जो मटेरियल है वो हुक्स लॉ ओबे नहीं करता है तो उस केस में उस पर हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑर्डिनेट ऑफ ILD यानी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट हैव द डायमेंशन। यानी कि अगर आपको इन्फ्लुएंस ILD बनानी है, बेंडिंग मोमेंट के लिए अगर आप ILD बनाते हो तो ILD का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली AB/L होता है। AB आपकी मीटर में होती है, B भी आपकी मीटर में होती है। बेसिकली
सपोज दैट इस एंड से डिस्टेंस आपकी ए होगी अगर और राइट हैंड से डिस्टेंस आपकी बी है, तो उस केस में आपकी टोटल लेंथ आपकी एल है। तो इस पॉइंट पे अगर आपको बेंडिंग मोमेंट ILD और बेंडिंग मोमेंट निकालनी है तो इस पॉइंट को पकड़ के आप ऊपर की तरफ उठा देंगे तो AB/L इसकी क्या हो जाएगी, बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट हो जाएगी, ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो मीटर इंटू मीटर, ए की यूनिट आपकी मीटर होती है, बी की यूनिट मीटर होती है और लेंथ आपको मीटर में दे रखी होगी। तो जब आप इसको कैंसिल कर दोगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, आपका मीटर बचेगा। और सभी का क्या होता है, अगर आपको शियर फोर्स की हमें चाहिए, शियर फोर्स सपोज इस पॉइंट पर आपको शियर फोर्स चाहिए था तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होती, ये आपकी A/L, ये आपकी हो जाती है X/L। तो ये बेसिकली मीटर में होता है तो कैंसिल हो जाते हैं, यानी इनकी ये आपकी डायमेंशनलेस होती है। उसी तरह से रिएक्शन की ILD अगर आप निकालते किसी भी सपोज दैट RA की अगर आपको रिएक्शन की निकालनी तो यहाँ पे भी 1 न्यूटन लगाएंगे, 1 न्यूटन फोर्स लगा देंगे फोर्स को हटा के, तो इस तरह से B में S की उठ जाएगी। तो ये भी क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। रिएक्शंस और शियर फोर्स दोनों के लिए जो ILD होती है वो डायमेंशनलेस होती है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट के लिए जो ILD हम निकालते हैं उसकी डायमेंशन क्या होती है, लेंथ यानी मीटर। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डिनेट ऑफ ILD फॉर रिएक्शन एंड शियर फोर्स हैव डायमेंशन। मैंने आपको बताया अगर ILD आप रिएक्शंस और शियर फोर्स के लिए निकाल रहे हैं तो रिएक्शंस और शियर फोर्स के लिए बेसिकली ये सपोज ये आपकी रिएक्शंस के लिए हो गई, तो ये आपकी X 1 यूनिट हो जाएगी X/L। तो ये आपकी डायमेंशनलेस होती हैं दोनों के लिए। इसी तरह से शियर फोर्स की ILD आप निकालोगे किसी पॉइंट पे तो इस तरीके का डायग्राम बनता है ILD फॉर शियर फोर्स के लिए। तो ये A/L 1 - X/L, सॉरी 1 - X/L, और ये अगर आपकी X डिस्टेंस में निकालो तो ये आपकी X/L हो जाएगी। सो ऑप्शन सी जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट होगा, डायमेंशनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ILD फॉर रिएक्शन इज, यानी ILD जो रिएक्शन के लिए हम ILD निकालते हैं, अभी मैंने बताया कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको रिएक्शंस की ILD ड्रॉ करनी है तो उस पॉइंट पर यूनिट फोर्स लगा दो और उसको अपर डायरेक्शन में अगर उठा दोगे तो ये आपकी ILD हो जाती है फॉर रिएक्शंस। इसी तरह से RB की निकालोगे तो इस RB पे क्या लगा दो, यूनिट फोर्स लगा देंगे हम, तो ये ILD फॉर RB हो जाएगी। वहीं अगर आप शियर फोर्स को निकालना, शियर फोर्स के लिए अगर आप ILD निकालोगे तो उस पॉइंट पर क्या होगा, उस पॉइंट पर यूनिट फोर्स लगा के दोनों को हम क्या करते हैं, उठा देते हैं। ये आपका माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये सभी जो है आपकी क्या होती हैं, लीनियर्स होती हैं। ILD फॉर रिएक्शन की बात करें तो वो क्या होगी, लीनियर होगी। अगर आपकी बीम जो है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, इसमें आपसे पूछा नहीं गया, कहा नहीं गया, लेकिन हम डिटरमिनेट मान के चलेंगे। अगर आपका स्ट्रक्चर डिटरमिनेट है तो ILD फॉर शियर फोर्स, रिएक्शन और बेंडिंग मोमेंट तीनों के लिए आप क्या होगी, वो जो रिएक्शन ILD होगी वो आपकी क्या होगी, लीनियर्स होंगी। अगर आपका जो स्ट्रक्चर है वो इनडिटरमिनेट है, अगर आपका जो स्ट्रक्चर है वो इनडिटरमिनेट है तो जो ILD बनती है तीनों के लिए वो क्या बनेगी, आपकी कर्व्ड बनेगी। यानी ILD फॉर रिएक्शन या ILD फॉर शियर फोर्स या ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट वो क्या बनेगी, आपकी कर्व शेप की बनेगी। सो ऑप्शन ए जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बेंडिंग मोमेंट ऑन द 3 हिंज पैराबोलिक आर्च इज। तो बेसिकली आपने देखा होगा अगर आर्च पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालें तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। 3 इंच हो या 2 इंच हो, तो बेंडिंग मोमेंट जो होता है m इजिकल टू, यानी BM की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 होती है। सिर्फ नॉर्मल और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इस पे वर्क करते रहते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल और कंप्रेसिव फोर्स आपके वर्क करते रहते हैं। सो ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फॉर 3 हिंज पैराबोलिक आर्च सब्जेक्टेड टू UDL। यानी कोई पैराबोलिक आर्च है, 3 इंच पैराबोलिक आर्च की यहाँ पे बात कर रहा है आपसे, और इस पर क्या होता है, थ्रू आउट इसने UDL लगा रखा है। UDL की वैल्यू आपकी W पर मीटर है। उस केस में आपसे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू पूछ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट अगर आप यहाँ पे लगाओगे रिएक्शंस की जो वैल्यू होगी वो आपकी WL/2 होगी। अगर जो मिड क्राउन पर जो हिंज है उसके अगर मूवमेंट लेंगे हम तो WL/2 इंटू L/4 इजिकल टू कैपिटल H इंटू स्मॉल h। तो कैपिटल H की आप वैल्यू निकालोगे तो WL²/8h ये आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आ जाएगा इन केस ऑफ पैराबोलिक आर्च सब्जेक्टेड टू UDL। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फॉर 2 हिंज सेमी सर्कुलर आर्च ऑफ रेडियस r कैरिंग कंसंट्रेटेड लोड W। यानी कि आपका कोई 2 हिंज सेमी सर्कुलर आर्च है, 2 हिंज है, इसकी रेडियस आपको r दे रखी है और इसके क्राउन पे क्या होता है कंसंट्रेटेड लोड W लग रहा है। तो रिएक्शंस की वैल्यू क्या होगी, W रिएक्शंस की वैल्यू आपकी W/2, इस पे भी W/2, और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की इसमें वैल्यू पूछ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की जो वैल्यू होती है इन केस ऑफ 2 हिंज सेमी सर्कुलर आर्च अगर बात करेंगे तो W/π, दिस इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फॉर 2 हिंज सेमी सर्कुलर आर्च। सो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फॉर 3 हिंज सेमी सर्कुलर आर्च इज ग्रेटर होता है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फॉर 2 हिंज सेमी सर्कुलर आर्च। तो आपको बता दूं अगर आप 3 हिंज सेमी सर्कुलर आर्च में अगर आप हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालते हो, ये आपका हिंज हो गया, ये एच हो गई, ये रेडियस आर हो गई, तो उस केस में जो आपका आता है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की जो वैल्यू आएगी वो आपकी W/2 होती है। अगर आप 2 हिंज में अगर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालेंगे, 2 हिंज में अगर आप हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आपकी W/π होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है इन केस ऑफ 3 हिंज सेमी सर्कुलर आर्च वो ज़्यादा होगा रिस्पेक्ट टू 2 हिंज सेमी सर्कुलर आर्च की। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन बी है इक्वल, लेस देन भी नहीं हो सकता, ना ही इक्वल होगा। सो ओनली ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। यानी कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की जो वैल्यू होती है इन केस ऑफ 3 हिंज सेमी सर्कुलर आर्च वो ग्रेटर होती है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फॉर 2 हिंज सेमी सर्कुलर आर्च व्हाइल सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड एट द क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फोर्स मेथड आर। फोर्स मेथड की हम बात करें, फोर्स मेथड को हम फोर्स मेथड कहें या आप फ्लेक्सिबल मेथड कहें, या आप एनर्जी मेथड कहें, ये जो होते हैं ये आपके कॉलम एनालॉजी मेथड, 3 मोमेंट इक्वेशन, ये आपके जो होते हैं वो आपके फोर्स मेथड होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। स्लोप डिफ्लेक्शन या मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ये होते हैं, ये आपके डिस्प्लेसमेंट मेथड होते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड कहें या स्टिफनेस मेथड कहें, दोनों ही एक ही बात है, आपकी स्टिफनेस या डिस्प्लेसमेंट कहें या एनर्जी मेथड इसको हम कह सकते हैं। तो ये आपका तो होता है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और स्ट्रेन एनर्जी मेथड जो होता है वो आपके क्या होते हैं स्टिफनेस मेथड होते हैं। तो इसमें आपसे फोर्स मेथड पूछा गया तो ओनली 3 मोमेंट मेथड जो है आपका फोर्स मेथड है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टिफनेस मेथड आ रहा है। स्टिफनेस मेथड आपको बताया मैंने, स्टिफनेस मेथड कहे यहाँ से स्टिफनेस मेथड, या आपसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये जो होता है आपका मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप रिफ्लेक्शन मेथड और आपका स्ट्रेन एनर्जी मेथड जो होता है, ये आपके तीनों क्या होते हैं स्टिफनेस मेथड होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। कॉलम एनालॉजी मेथड क्या है आपका फोर्स मेथड है ये और मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन ये भी आपका क्या है फोर्स मेथड है। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन द डिफॉर्मेशन आर कंसीडर्ड टू बी कॉज्ड बाय। यानी कि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में अगर जो स्लोप डिफ्लेक्शन किसी भी पॉइंट पे हमारे स्लोप डिफ्लेक्शन में लिखनी है, हमें सपोज एम डी सी पर लिखनी है, तो एम डी सी इज इक्वल टू एम बार डी सी यानी फिक्स्ड मोमेंट एट मेंबर डी सी प्लस 2EI अपॉन एल ब्रैकेट में आपका 2d थीटा डी प्लस थीटा सी माइनस 3 डेल्टा बाई एल होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो इसमें जो डिफॉर्मेशन क्राइटेरिया होता है, डिफॉर्मेशन जिसकी वजह से होता है वो क्या होता है आपका बेंडिंग मोमेंट। डिफॉर्मेशन जो कॉज करता है, यानी डिफॉर्मेशन का जो मेन कॉज होता है वो क्या होता है आपका बेंडिंग मोमेंट। सो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द 3 मोमेंट इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन। फर्स्ट ऑप्शन है आपका देयर इज नो सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट, ऑप्शन बी आपका बीम इज प्रिज्मेटिक, ऑप्शन सी आपका स्पिन इज आर इक्वल, ऑप्शन डी आपका देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी सच एज हिंजेस विद इन द स्पिन। 3 मोमेंट इक्वेशन जो बेसिकली हम यूज करते हैं कंटिन्यूस बीम के लिए हम यूज की जाती है। 3 मोमेंट इक्वेशन जो होती है कंटिन्यूस बीम के लिए यूज की जाती है।
तो आपने देखा होगा कहीं भी इसमें आपका जो है मेंबर जो है डिसकंटिन्यू होना चाहिए। सपोज इसमें आपकी अगर हिंज होती है, इंटरनल हिंज इसमें लग जाएगी तो क्या होगा, यहाँ से मूवमेंट इस पोर्शन पे मूवमेंट आपका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। तो डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप 3 मोमेंट इक्वेशन लगा रहे हैं तो मेंबर में किसी भी तरह की डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए, यानी इंटरनल हिंजेस नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी सच एज हिंजेस विद इन द स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कैस्टिग्लियोन सेकंड थ्योरम कैन बी यूज्ड टू कंप्यूट डिफ्लेक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है आपका फॉर एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, या ऑप्शन बी है आपका इन स्टैटिकली डिटरमिन्ड स्ट्रक्चर, या ऑप्शन सी आपका एट द पॉइंट अंडर लोड कंडीशन, या ऑप्शन डी है आपका फॉर बीम एंड फ्रेम ओनली। तो कैस्टिग्लियोन सेकंड थ्योरम जो होती है वो क्या होती है, अगर हमें डिफ्लेक्शन निकालना है तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर हम मूवमेंट को हम विद रिस्पेक्ट टू लोड अगर हम डिफरेंशिएट मार देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा। वहीं अगर स्लोप की बात करें, स्लोप को क्या करेंगे, अगर हम शियर फोर्स को लोड के रिस्पेक्ट में डिफ्लेक्शन मारेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो कैस्टिग्लियोन थ्योरम जो होती है वो किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर की बेसिकली यूज की जाती है। वो आपका इंडिटरमिनेट भी हो सकता है, डिटरमिनेट भी हो सकता है, और फ्रेम स्ट्रक्चर भी हो सकता है। फ्रेम स्ट्रक्चर सभी टाइप के स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करते हैं, कैस्टिग्लियोन सेकंड थ्योरम को यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेंडिंग मोमेंट इन एनी सेक्शन इन अ कंजुगेट बीम गिव्स इन द एक्चुअल बीम। यानी बेंडिंग मोमेंट जो होता है, बेंडिंग मोमेंट या कंजुगेट बीम में जो, यानी कंजुगेट बीम में जो बेंडिंग मोमेंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो डिफ्लेक्शन की इक्वल होती है इन एक्चुअल बीम। यानी एक्चुअल बीम में अगर आपको डिफ्लेक्शन चाहिए तो कंजुगेट बीम में आप क्या कर लो, बेंडिंग मोमेंट निकाल लो, तो वो डिफ्लेक्शन की हो जाएगा। वहीं आपको अगर शियर फोर्स चाहिए, शियर फोर्स की अगर कंजुगेट बीम में होगा तो वो जो होता है वो किसके इक्वल होगा, स्लोप इन एक्चुअल बीम। यानी एक्चुअल बीम में अगर आपको स्लोप चाहिए तो वो कंजुगेट बीम में शियर फोर्स के इक्वल होता है। सो ऑप्शन डी सी जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट होगा, डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज गिवन बाय। यानी मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किसने दिया था, फर्स्ट ऑप्शन है आपका हार्डी क्रॉस मेथड, या ऑप्शन बी है आपका एक्सेल वैन डिक्सन ने, या ऑप्शन सी आपका सेंट विनर ने, या ऑप्शन डी आपका विंकलर ने। तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को जो प्रोपाउंड किया गया था वो हार्डी क्रॉस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा, हार्डी क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ लोड इज अप्लाइड टू स्ट्रक्चर विद रिजिड जॉइंट्स। फर्स्ट ऑप्शन है आपका देयर इज नो रोटेशन ऑफ जॉइंट, या ऑप्शन बी है आपका देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट, या ऑप्शन सी आपका देयर कैन बी रोटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट but the angle between the members connected to the joint remain same even after application of the load, या all the above। तो अगर जब आपका लोड अप्लाइड कर रहे हो किसी स्ट्रक्चर पर और जो जॉइंट से वो आपका रिजिड है तो उसमें आपका रोटेशन भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, लेकिन जो मेंबर्स होंगे वो कनेक्टेड होंगे किसी भी जॉइंट से, उनमें क्या होगा, जो रिमेन सेम, यानी कि जो एंगल होगा वो आपका सेम रहेगा। यानी सपोज दैट इस जॉइंट से दो मेंबर्स आपके कनेक्ट हैं तो उनमें जो एंगल्स की वैल्यू होगी, थीटा की जो वैल्यू होगी दोनों में, या रोटेशन जो होगा उन दोनों में, उनकी वैल्यू क्या होगी, आपकी सेम होगी। तो इस पे आपका रोटेशन भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, बट द एंगल बिटवीन द मेंबर कनेक्टेड टू द जॉइंट वो आपके क्या होंगे, सेम होंगे। सो ऑप्शन सी जो है उसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन एट द एंड बी ऑफ मेंबर बी सी फॉर द फ्रेम इन सोन इन बिलो। मैंने आपको बताया अगर किसी मेंबर में आपको स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखनी है तो इसमें एम बी सी के लिए पूछ रहा है, तो एम बी सी इज इक्वल टू एम बार बी सी, एम बार बी सी यानी फिक्स्ड एंड मोमेंट इन मेंबर बी सी प्लस 2EI अपॉन एल, 2EI अपॉन एल ब्रैकेट में 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस 3 डेल्टा बाई एल। तो डेल्टा की वैल्यू तो इसमें जीरो है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये सारे फिक्स एंड है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो होगा, डिफ्लेक्शन दे नहीं रखा तो ये जीरो हो जाएगी। और एम बार की बीसी की वैल्यू, यानी मेंबर में इसमें बीसी मेंबर में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो फिक्स एंड मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एम बी सी की जो वैल्यू होगी आपकी 2EI की वैल्यू मेंबर के लिए 2EI दे रखा है तो 2 इंटू 2EI अपॉन एल की जो वैल्यू है वो आपकी 8 मीटर दे रखी है, 2 थीटा बी प्लस थीटा सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4EI अपॉन 8, 2 थीटा बी प्लस थीटा सी।
तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। एम बी सी इक्वल टू 4a/8 टू थीटा बी प्लस थीटा सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज द रेशियो ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट MBA/MCD इन द गिवन फिगर इज। इस पे क्या हो रहा है कि आपका जो शियर फोर्स P लग रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ये आपका स्वे करने की कोशिश करेगा। स्वे की जो वैल्यू होगी, डेल्टा की जो वैल्यू होगी, वो आपकी 6EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर होता है, स्वे की वैल्यू जो होती है। इसी तरह ये भी आपका क्या करेगा, पॉइंट स्वे करेगा। तो MBA स्वे मोमेंट हो गया ये आपका, अपॉन MCD ये भी आपका क्या हो गया, स्वे मोमेंट हो गया। MBA यानी फॉर मेंबर ABCD। MBA जो होता है स्वे मोमेंट होगा फॉर मेंबर BA के लिए, तो 6EI डेल्टा अपॉन L की वैल्यू L स्क्वायर दे रखी है, अपॉन MCD की वैल्यू आप 6EI की वैल्यू आपकी 0.5 दे रखी है उसने, डेल्टा अपॉन L/2 का होल स्क्वायर आप करोगे। इन दोनों को जब सोल्व करोगे तो वैल्यू आपकी 1 आएगी, यानी MBA/MCD का रेशियो जो होगा वो आपका 1 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए जो आप करेक्ट है। थैंक यू वीवर्स, टू गिव योर सपोर्ट सब्सक्राइब सिविल टेक बाई ND। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, इससे हमें आपका सपोर्ट मिल सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।